दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। ऐसा टॉपिक लेके आए भाई साहब, आंधी आ जाएगी आज। ये बहुत डिमांड का टॉपिक था, मतलब मेरा इंस्टाग्राम और कमेंट बॉक्स भर के रख दिया था लोगों ने। सेंसस नहीं आ रही है, सेंसस। मैं तो अंग्रेजी में समझ ही नहीं पाया कि सेंसस होती क्या है। जब हिंदी में देखा, अच्छा जनगणना, जनगणना चाहिए ना, अच्छा गिनती करवानी है, तो लाओ साहब धुआं मचा देंगे आज। सभी आंकड़े साहब 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। कृपया ध्यान दें, मे आई हैव अटेंशन प्लीज। हैं 2000 गाड़ी संख्या 2011 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। आज इलाका धुआं धुआं कर देंगे। ठीक साहब। 2011 की जनगणना की बात की जाए तो ये 15वीं जनगणना थी जो हुई। मतलब टोटल देखा जाए तो 15वीं थी, लेकिन अगर आज़ाद भारत की बात की जाए, स्वतंत्र भारत की बात की जाए, तो ये 7वीं जनगणना थी। भैया 1947 में आज़ाद हो गए हम, ठीक है। तो 1951 में जो जनगणना हुई, वहाँ से देखा जाए स्वतंत्र भारत के हिसाब से तो 7वें क्रम की है, ठीक है। और ओवरऑल देखी जाए तो 15वें क्रम की है। शुभंकर क्या था इसका? शुभंकर समझते हो? एक साइन होता है, चिन्ह सा बना देते हैं, मतलब एक प्रतीक चिन्ह, ताकि कुछ अच्छा सा लगे देखने में। तो एक मैडम को बनाया था, एक प्यारी सी मैडम थी, उनका प्रगणक शिक्षिका टीचर थी मैडम जी, उनको इसका शुभंकर बनाया गया था, ठीक है। प्रगणक का मतलब ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रटने वाली बातें हैं, इसमें समझने वाली बातें कम है, ठीक। प्रगणक शिक्षिका के नाम से एक शुभंकर था। आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना ही तो हो ही रही है हमारी, और तो कुछ हो ही नहीं रहा। हमें तो ऐसा लगता है जनगणना ही के लिए पैदा हुए और कुछ कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, भविष्य में जनगणना ही चल रही है, और क्या हो रहा है? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका आदर्श वाक्य हो गया, ठीक है। सभी आंकड़े जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बताए जाएंगे इसमें, ठीक साहब। प्रगणक शिक्षिका खूब याद रखनी है, शुभंकर था, जबकि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका आदर्श वाक्य था। शुरुआत कहाँ से हुई, कहानी कहाँ से शुरू हुई जनगणना की? तो एक लॉर्ड मेयो थे, इन्होंने मोए 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 करते हुए लॉर्ड मेयो ने 1872 में, इनके दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया कि का करें ठलुआ बैठे बैठे। तो एक काम करते हैं, आदमी गिनवा लेते हैं कितनी है और कितने हैं, औरतें गिनवा लेते हैं कितने हैं, बच्चे को गिनवा लेंगे, यही कर लेते हैं। तो लॉर्ड मेयो ने मोए मोए करते हुए 1872 में शुरू कर दी ये जनगणना की कहानी। इनने सब गिनवारे, आदमी औरत बच्चे बच्चे जो थे, इसलिए 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा जनगणना की शुरुआत हो गई साहब। फिर थोड़े दिनों बाद लॉर्ड मेयो तो चले गए साहब दुनिया से ऊपर, ठीक। तो फिर आ गए लॉर्ड रिपन। बैठे बैठे इनने सोची, यार कि मेयो भैया थे हमारे, ये इनने काम बढ़िया किया था, आदमी औरत बच्चे गिनवाए थे, मैं हूँ गिनवाऊँगा, लेकिन मैं ना एकदम टाइम से गिनवाऊँगा। मेयो तो ऐसी ठलुआई में कभी भी इच्छा हो मुँह उठा के वैसे गिनवा लेता था। तो रिपन ने सोची कि मैं रेगुलर गिनवाऊँगा, रेगुलर, हर 10 साल में गिनवाऊँगा, हर 10 साल में। तो यानी नियमित, यानी रेगुलर जनगणना की जो शुरुआत हुई वो किन के द्वारा हुई? रिपन के द्वारा। रिपन, और कब से हुई? 1881 से, 1881 से, ठीक है। अगर सवाल आता है कि जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो 1872 में हुई, लॉर्ड मोए मोए के द्वारा, यानी लॉर्ड मेयो के द्वारा। अगर सवाल आता है कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, नियमित जनगणना का मतलब होता है कि हर 10 साल बाद, अब हर 10 साल बाद अब जनगणना होगी। ऐसे रेगुलर यानी नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। अब साहब इनने तो रिपन तो कह के चले गए कि जनगणना करनी चाहिए साहब, लेकिन किसी को ठेका तो दिया जाएगा, जिम्मेदारी तो दी जाएगी। तो ये जिम्मेदारी सौंपी गई होम मिनिस्ट्री को, ठीक है। होम मिनिस्ट्री को सौंपी गई, गृह मंत्रालय को। फिर गृह मंत्रालय ने भी सोचा कि लाओ इसके लिए एक अलग से ही व्यवस्था कर दें। तो इसके लिए एक अलग से पोस्ट जनरेट कर दी, उसको कहते हैं भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, ठीक है। आयुक्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता? कमिश्नर। हिंदी में कहो आयुक्त, और अंग्रेजी में कमिश्नर, कितना फ़र्क है ना। कमिश्नर साहब आ रहे हैं भाई, एक फीलिंग आती है। एक आयुक्त साहब आ रहे हैं तो लोग तो आधे समझ ही नहीं पा रहे कि कौन आ रहा है, ठीक है। तो ये वही कमिश्नर साहब हैं, लेकिन कौन से कमिश्नर साहब हैं? ये हैं जनगणना वाले कमिश्नर साहब। पूरा पोस्ट का नाम क्या है? महापंजीयक और जनगणना आयुक्त। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करते हैं। और क्या काम करते हैं? जनगणना की पूरी जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है, आराम से ये टनटनाते हुए जनगणना करा देते हैं साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी रिवाइज कराएंगे, टेंशन मत लो, एकदम रटा रटाई धुआं मचा देंगे, ठीक साहब। आगे बढ़ते हैं।
अब देखो जनगणना आयुक्तों की बात की जा रही है, कमिश्नर्स की। देख लेते हैं इन कमिश्नर्स के भी क्या सिस्टम रहे। तो जब ये लॉर्ड रिपन ने देखो ये 1881 में शुरू कराई थी, तब कमिश्नर कौन था? तब थे प्लोडन। कौन थे? प्लोडन। ठीक है, प्लोडन, WW प्लोडन। ठीक है, ये लोड नहीं लेते थे बहुत ज़्यादा, लोडन है ना, क्योंकि अंग्रेज थे ना, लोड तो था नहीं किसी का, आपने धुआं मचाए थे अंग्रेज, तो लोड नहीं लेते थे, इसलिए सबसे पहले लोड नहीं लिया। तो लोडन प्लोडन नाम से पहले बने, जिन्होंने 1881 में क्या करवा दिया, जनगणना करवा दी, और ये पहले मतलब एक तरीके से कमिश्नर बन गए। फिर इंडिया आज़ाद हो गया 1947 में। उसके बाद जब पहली जनगणना हुई वो कब हुई? 1951 में हुई। भाई 1947 में आज़ाद हुआ तो जनगणना तो ऐसी चलती है ना, 51, 21, 11 शुभ संख्या की तरह। जैसे लिफाफा तुम्हें दिया जाता होगा, नानी घर जाते हो तो मामा देते होंगे, लाओ 101 रुपया मिल गए साहब, 121 रुपया मिल गए साहब, खूब मिलती है, मौज काट देते हो। हम तो 2-2, 3-3 बार महीने में 4 बार, इसीलिए मामा घूमे आते हैं, पैसा मिलेगा, है कि नहीं? कुछ नहीं तो 101 रुपया तो मिलेंगे, कुछ है कि नहीं? वो एक अलग बात है कि आने जाने में 1000 रुपये पेट्रोल खर्च हो जाए, लेकिन 101 रुपये लिफाफा लेने मामा घर जरूर जाएंगे। तो ऐसे ही ये शुभ संख्या पर बनती है 81, 71। तो 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और 1951 में पहली आज़ाद भारत की जनगणना हुई। तब गवर्नर कौन थे? मैं गवर्नर कह रहा हूँ, ये कमिश्नर कौन थे? जनगणना कमिश्नर तब थे गोपाल स्वामी। जय बाबा की, स्वामी जी है ना, तो गोपाल स्वामी कौन थे तब? आज़ाद भारत के पहले जनगणना कमिश्नर। आयुक्त कह लो, कमिश्नर कह लो, एक ही बात है। तो पहले तो लोड नहीं लिया, प्लोडन। फिर भगवान जी आ गए गोपाल स्वामी स्वतंत्र भारत पे। फिर 2011 की जनगणना अभी हुई कुछ दिनों पहले, अब तो एक लंबा अरस बीत गया है ना। 2021 की हो नहीं पाई, कोरोना महाराज चले आए थे तो हुई नहीं है। तो 2011 की हुई थी, उसके कौन थे? चंद्रमौली। चंद्रमौली, पर्यायवाची खूब पढ़ रहे होगे, ऐसे खूब पर्यायवाची आते होंगे ना चंद्रमौली वगैरह के। तो ये चंद्रमौली 2011 की जनगणना के कमिश्नर थे। क्या नाम है? चंद्रमौली। 1881 में कौन थे? प्लोडन, लोड नहीं लिया। आज़ाद भारत के पहले कौन थे? गोपाल स्वामी। जबकि 2011 में कौन है? चंद्रमौली। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना कहाँ हुई है? तो स्वीडन में हुई है। मतलब व्यवस्थित का मतलब है ऐसी अड़ुआ सड़ुआ नहीं हुई, अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से गिन गिना के हुए, एक रेगुलर तरीके से देखा जाए तो कहाँ हुई है? स्वीडन में। ठीक है, लेकिन अगर पहली बार बात की जाए कि दशकीय जनगणना कहाँ हुई, दशकीय समझते हो? वही हर 10 साल बाद। ठीक है, हर 10 साल बाद जो जनगणना होती है, ऐसी व्यवस्था की शुरुआत कहाँ की गई थी? अमेरिका में। ठीक, तो सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना स्टार्ट कहाँ हुई है? स्वीडन में। जबकि दशकीय जनगणना सबसे पहले कहाँ हुई है? अमेरिका में। ठीक, अब आते हैं महाराज भाई साहब आंकड़े। कमर की पेटी बांध लो, हवाई जहाज उड़ने वाला है, बस इतना ना उड़ जाए कि तुम ही उड़ जाओ। ठीक है, इसलिए हौले हौले धीरे धीरे प्यार से मोहब्बत से चलेंगी चीज़ें। ठीक साहब, PDF भेज देंगे, इसका टेंशन लेना मत, टेलीग्राम पर PDF उड़ता हुआ आ जाएगा एक आध दिन में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है भाई साहब। ठीक है, ओके भाई साहब भी और उनकी प्यारी बहनों, मतलब किसी को टेंशन नहीं लेना। भाई साहब बोल देता हूँ तो बहनों का थोड़ा नाराज़गी हो जाती है कि भाई साहब क्यों बोल रहे हो, और भाई साहब बोल दूँ तो भाई तो हमारे खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं कह दूँ और बहनों कैसी हो तो बहन नाराज़ हो जाती है। कुछ भी कह लो मुझसे, मगर बहन मत कहो। तो भाई ठीक है, बहन नहीं कहेंगे, भाई और उनकी प्यारी बहनों। इंस्टाग्राम पे लड़कियां मेरे को मैसेज करती हैं, कुछ भी कहो मगर सिस्टर मत कहो। तो ठीक है साहब, सिस्टर नहीं कह रहे। आगे बढ़ते हैं। आगे साहब, लिंगानुपात। ठीक, लिंगानुपात कितना है? तो होता ही क्या है लिंगानुपात, ये देखते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर जितनी कन्याएं हैं वो होता है लिंगानुपात। ठीक है, जितने लड़कों पर लड़कियां हैं, पुरुषों पर स्त्रियां हैं, ठीक, 1000 पुरुषों पर, जैसे मान लो 1000 लड़के हैं, उनके आसपास 980 लड़कियां हैं, तो लिंगानुपात हो जाएगा 980। अगर 1000 लड़के हैं, उनके आसपास 1020 लड़कियां हैं, ठीक है, जो कि बड़ा ही दुर्लभ प्रतीत होता है, लेकिन मान लेते हैं, कल्पना कर रहे हैं तो अच्छी कल्पना करो, लड़कियां ज़्यादा कल्पना करो संग में। तुम एक हो, लड़कियां 3 की लिंगानुपात के साथ कल्पना कर सकते हो, कल्पना करो तो अच्छी करो कम से कम, है कि नहीं? तो ये इसको क्या कहते हैं? 1000 लड़कों पर जितनी लड़कियां होती हैं, पुरुषों पर जितनी स्त्रियां होती हैं, उसको क्या कहते हैं? लिंगानुपात। इंग्लिश में इसको सेक्स रेशियो कहते हैं ना, ये सेक्स रेशियो इसको इंग्लिश में कहते हैं साहब। ठीक, ओके। तो इंडिया की कहानी देखी जाए तो 2001 में जो लिंगानुपात था वो 933 था,
यानी 1000 छोरों पर 933 छोरियाँ थीं। ठीक, 1000 लड़कों पर 933 लड़कियाँ थीं, 1000 पुरुषों पर 933 स्त्रियाँ थीं। ठीक साहब। लेकिन 2011 आते आते हमें कम से कम 10 एक्स्ट्रा महिलाओं को का फ़ायदा हुआ और ये लिंगानुपात 10 बढ़ गया और 943 हो गया। ठीक है, 2001 में कितना था? 933, जबकि 2011 में कितना हो गया? 943। कितने का इजाफा हुआ है? 10 का। ठीक है। अगर बात शिशु लिंगानुपात की जाए, शिशु लिंगानुपात समझ रहे हैं? बच्चे 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको इसमें शामिल करते हैं साहब। तो 2001 में देखा जाए तो ये 927 था, लेकिन ये घट गया है 2011 में। ठीक है, -9 हुआ है। तो शिशु लिंगानुपात 9 घटते, मतलब 9 की जो है ऋणात्मक रूप से इसमें वृद्धि है। ऋणात्मक वृद्धि कही जाती है। अगर कोई चीज़ घटे तो इसको ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। नेगेटिव वृद्धि का कहते हैं अंग्रेजी में इंक्रीजमेंट, जो भी कहते हो भैया, है कि नहीं? तो ये 927 से 918 हो गया, जबकि लिंगानुपात ओवरऑल 933 से 943। तो ये +10 था, ये -9 है। ठीक है, लड़कियां तो 10 ज़्यादा बढ़ गई हैं, याद रखना, लेकिन बच्चे जो है 9 कम हो गए हैं। ठीक, ऐसे हमें याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो है धुआं कहाँ मचा रही हैं लिंगानुपात में? तो मचाया जा रहा है केरल में। 1084 लड़कियां हैं भाई साहब, लड़कों पर 1084 लड़कियां हैं। केरल चलें का? बताओ, बैग पैक करें, केरल चलते हैं। ठीक साहब। तो सर्वाधिक जो है लिंगानुपात कहाँ है? केरल में। साउथ इंडिया में थोड़ा सा लड़कियों का हिसाब किताब सही है, वहाँ पे समझदारी है ना। बाकी तो जगह थोड़ा सा लड़के लड़कियों में भेदभाव देखने को मिल भी जाएगा, लेकिन साउथ इंडिया में हिसाब किताब सही है। तो केरल में 1084 के साथ केरल है नंबर 1 पर। फिर दूसरे पे है तमिलनाडु, जबकि तीसरे पे है आंध्र प्रदेश। हर एक के आंकड़े आपको याद नहीं करने, बस ये याद करना है कि पहले दूसरे तीसरे पे कौन है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये पहले का हमने लिख दिया ताकि आपको हल्का सा आइडिया रहे। सबसे बुरी स्थिति अगर देखी जाए तो राज्यों में हिसाब किताब सबसे बुरी स्थिति का है हरियाणा का। हरियाणा में लड़कियों की संख्या कम है, 879 का 879 का लिंगानुपात है, और हरियाणा इसमें आखिरी नंबर पर है। ठीक है, नंबर 1 पर कौन है? केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है। ठीक, कट्टा सुनी? कट्टा, कट्टा लेके जाएंगे, कट्टा लेके, है कि नहीं? तो कट्टा ही है जे, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक, कट्टा भाई। ठीक है, कट्टा। तो इस तरीके से याद भी रखा था। ठीक, और जबकि हरियाणा में सबसे कम है 879। ओवरऑल की बात की जाए दोस्तों, ओवरऑल तो दमनदीप में सबसे कम लिंगानुपात है, क्योंकि दमनदीप एक यूटी होता है, यूटी केंद्र शासित प्रदेश होता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्पेशल क्वेश्चन आए तो इसका आंसर हो जाएगा दमनदीप। राज्यों के लिए स्पेशल क्वेश्चन आए तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ओवरऑल आ जाए कि कहाँ पर सबसे कम है और ऑप्शन में दमनदीप हो और हरियाणा दोनों हो, तो दमनदीप इसका आंसर रहेगा। हरियाणा में 879, जबकि दमनदीप में 618। बोलो, दमनदीप में लिंगानुपात कितना है? 618। यानी ऐसे याद रखा जाएगा कि लड़कियों का दमन किया गया है सबसे ज़्यादा कहाँ पर? दमनदीप में। तभी तो लिंगानुपात सबसे कम है ना। हर चीज़ को देखो आप एक कहानी के साथ याद करोगे तभी याद हो पाएगी। जैसे मैंने लिंगानुपात में इकट्ठा करवा दिया तो याद रहेगा KTA। दमन किया गया है लड़कियों का, तो दमनदीप में सबसे कम हो गया 618। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब, अभी रिवाइज करेंगे, टेंशन मत लो। अब हम बात करते हैं नगरीकृत राज्यों की। ठीक, नगरीकृत, तो भारत में कुल जो नगरीय जनसंख्या है वो कितनी है? 31.2%। दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे, कल हमने ये रात में, मेरी आवाज़ में हो सकता कुछ ऊपर नीचे लग रहा हो, मैं रात में सोया 3:30 बजे आपका ये पूरा कंटेंट तैयार करके, और मेरी क्लास आती है 8:30 बजे से रवि सर के चैनल पे, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी उठता तभी तो ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाता। तो मैं आज 6 बजे सुबह, मतलब 3:30 पे सोया, 6 बजे उठ गया सुबह। ठीक है, 6 बजे उठ के ये वीडियो आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोग का ये 11 बजे आ सके, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पाता। 8:30 बजे सर की क्लास होती है रवि सर के चैनल पे, उसके बाद फिर ऑफिस जाना होता है, 10 बजे तक ऑफिस पहुँचना पड़ता है, तो रात में आके फिर बहुत थक जाते हैं। इसलिए बहुत कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ये हम लोग अपनी सेल्फ एप्लॉज नहीं कर रहे, बस आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द भी लोग आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आप सपोर्टिव वे में आगे बढ़ो। ठीक है,
तो भारत में कुल नगरीय जो जनसंख्या है वो 31.2% है। कितनी है साहब? 31.2% कितनी है नगरीय जनसंख्या। अब यार मेरे जब नगरीय जनसंख्या कितनी हो गई 31.2%, तो जब ग्रामीण निकालनी हो तो कितनी हो जाएगी भाई? घटा दो 100 में से 31.2 घटा दो। जब इतने लोग नगरीय हैं तो बाकी बचे कुछ कौन हो गए? ग्रामीण हो गए। तो 68.8 आ जाएगा आंसर निकल के यार, है कि नहीं? कुछ चीज़ें तो ऐसे खोपड़ी में बिठा लेनी चाहिए, अगर आंकड़ा याद करने की जरूरत थोड़ी ना। तो कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है? 31.2%। ठीक है, बोलो साथ में, नगरीय जनसंख्या कितनी हो गई? 31.2%। सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है। गोवा वाले बीच पे है, गाना सुना? गोवा वाले ऐसे करके गाना था एक ना, गोवा वाले बीच पे। तो भैया बीच पे जाते तभी क्यों जाते? क्योंकि सबसे ज़्यादा नगरीकृत है। घूमने फिरने कहाँ जाओ? गांव थोड़ी ना जाओगे तुम, बताओ। छुट्टियां मनाने गांव में, मतलब शादी के बाद जाओगे या फैमिली के साथ जाओगे या वैसे घूमने की बात होती है तो गोवा जाते हैं। गाँव में घूमा थोड़ी ना जाता, गाँव में तो रहा जाता है, रहने जाते हैं हम लोग गाँव में ना, मजे आनंद लेने। लेकिन घूमने फिरने कहाँ जाते हैं अपन? गोवा फुआ। क्यों जाते हैं? कि भैया नगरीकृत है। ठीक। सबसे कम नगरीकृत कहाँ है मालूम है तुम्हें? ये विश्वास नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। ठीक है, मात्र ये 10% ही नगरीकृत है। परसेंटेज लिखी नहीं मैंने क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्या मतलब ऐसे क्वेश्चन थोड़े आते परसेंटेज वाइज। बता रहा हूँ मैं, 90% ग्रामीण राज्य, जबकि 10% ही, सिर्फ 10% ही नगरीकृत है हिमाचल प्रदेश। जबकि देखो शिमला है, मनाली है, कसोल है, धर्मशाला है, कितनी बड़ी बड़ी जगह घूमने की हैं। लेकिन जब तुम यहाँ जाओगे ना, शिमला मनाली कसोल फसोल, हम तो सब गए हैं, तब तुम्हें पता चलेगा ये तो गाँव है। सच में गाँव ही है ये, वो तो बस पहाड़ है इसलिए लोग घूमने जाते हैं। तो सबसे कम नगरीकृत कौन है? हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा नगरीकृत कौन है? गोवा। और लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत कौन है? दिल्ली। ठीक है, इस तरीके से अपन ने ये समझा कि नगरीकृत राज्य कौन हो गया सबसे ज़्यादा? गोवा। तभी तो घूमते हैं यहाँ पे। सबसे कम कौन सा नगरीकृत है? हिमाचल प्रदेश। और यूटीज़ के मामले में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत कौन हो जाएगा? दिल्ली। नगरीय जनसंख्या भारत की कितनी है टोटल? 31.2%। उत्तर प्रदेश में 1 मिलियन प्लस आबादी वाले शहर, यानी ऐसे शहर यूपी के जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा लोगों की आबादी है। 1 मिलियन और 10 लाख एक ही बात होती है। ठीक है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए। ठीक है, तो ऐसे शहर कितने हैं टोटल उत्तर प्रदेश में? ऐसे शहर हैं दोस्तों टोटल उत्तर प्रदेश में 7। कितने हैं? 7। 7 आपको याद करने के लिए देखो हमने बढ़िया सी ट्रिक बना दी है। आँख का काना पागल लड़का गम के मारे बहरा हो गया, है ना? ऐसे आप याद कर लोगे, नहीं तो कन्फ्यूजन में आ जाओगे। आँख का काना पागल लड़का गम के मारे बहरा हो गया। तो आँख से आगरा, काना से कानपुर, पा से ये पागल होता है तो पा से प्रयागराज, ला से लड़का, ला से लखनऊ, गा से गम, गा से गाजियाबाद, मारे से मेरठ हो गया, बहरा से बनारस हो गया। ऐसे आपने याद किया। आँख का काना पागल लड़का गम के मारे बहरा हो गया। आगरा, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, बनारस। भाई साहब बस कंडक्टर चिल्ला है तब देखो, है ऐसे ही चिल्लाते हैं। रोडवेज वाले होते हैं ना, आगरा कानपुर बना ऐसे करके नहीं बोलते, आगरा कानपुर प्रयागराज लखनऊ गाजियाबाद मेरठ बनारस, है ना? तो ये आँख का काना पागल लड़का गम के मारे बहरा हो गया। इस तरीके से आपने ये 7 सिटी याद कर ली। आँख का काना पागल लड़का गम के मारे बहरा हो गया। 7 ऐसी सिटी हैं यूपी में जहाँ पर 10 लाख से ऊपर की आबादी है। सबसे ज़्यादा मलिन बस्ती उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? मेरठ में मर गए साहब, है ना? ये तीनों इन तीनों में से ये शहर हैं। तो मेरठ में सबसे ज़्यादा मलिन बस्ती है। फिर ये आगरा, हम भी कम नहीं है साहब, हमारे यहाँ गंदगी खूब फैल गई। मलिन बस्ती का मतलब होता है थोड़ा गंदी बस्तियाँ टाइप की जहाँ पे लोग साफ़ सफाई से नहीं रहते। झुग्गी चौपड़ी, स्लम एरिया जिसको कहते हैं, ब्रैकेट में लिख दो स्लम एरिया जो कहते हैं, खूब आपने सुना होगा ना स्लम एरिया। तो ये स्लम एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है? मर गए मेरठ में। फिर ये आगरा का जो है बुरा हाल है, और फिर ऐसे ही कानपुर नगर। तो ये 1 2 3 पे है, मतलब उसी हिसाब से लिखे हुए हैं। मेरठ, आगरा, कानपुर, जहाँ पर स्लम सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, कौन है? मेरठ, आगरा, कानपुर। बाकी ये जो 7 शहर हैं दोस्तों, ये आप सीधे आपको हो सकता है याद हो, लेकिन हमने इसकी ट्रिक बना दी।
आँख का काना पागल लड़का गम के मारे बहरा हो गया। तो ये मेरठ आगरा कानपुर सबसे ज़्यादा स्लम। बोलो कौन कौन से? मेरठ आगरा कानपुर मेरठ आगरा कानपुर। ठीक साहब, ये कौन है सबसे ज़्यादा स्लम वाले? मेरठ आगरा कानपुर। अब बात करी जाएगी एससीज की, अनुसूचित जाति कहते हैं इसको, शेड्यूल कास्ट। इसके रिलेटेड भी कुछ आंकड़े देखते हैं। तो इंडिया में टोटल एससीज मालूम कितने हैं? ये लिखा हुआ है यहाँ अलग से, 16.6% है। हिंदुस्तान में अगर एससीज की जो आबादी है वो टोटल आबादी का 16.6% हिस्सा है। कितना है? 16.6% हिस्सा। नगरीय जनसंख्या भी कितनी थी? नगरीय बताओ, अभी बताई थी 31.2%। ठीक है, ऐसी एससी कितनी है? 16.6%। यहाँ लिख दिया इधर अलग से। ठीक है, अब देखा जाए तो एससीज की सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है? अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी में आबादी के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति की कहाँ है? यूपी में। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा एससी परसेंट वाइज पंजाब में है। कितने परसेंट है जानना जरूरी नहीं है, मगर तुम्हारे कलेजे के ठंडक के लिए लिख दी है। सबसे ज़्यादा परसेंट वाइज कहाँ है? पंजाब। ठीक है, उड़ता पंजाब। जबकि आबादी के हिसाब से कहाँ है सबसे ज़्यादा? उत्तर प्रदेश में। अगर बात की जाए कि ऐसे राज्य जहाँ पर एससी है ही नहीं, ज़ीरो, तो ऐसे भी कुछ राज्य जहाँ पर अनुसूचित जाति है ही नहीं है। वो कौन कौन से हैं? वो हैं अपने ये नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। यहाँ पर आपको एसटी तो मिल जाएंगे लेकिन एससी नहीं मिलेंगे। ठीक है, एसटी और एससी अलग अलग होते हैं ना, ये जनजाति होती हैं, जाति होती हैं। तो नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, लक्षद्वीप में और अंडमान में एससी है ही नहीं। कौन कौन सी जगह नहीं है? नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में। फिर से कहाँ कहाँ? नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में एससी है ही नहीं है। ठीक है, परसेंट वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पंजाब में। और सब आबादी में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कितने परसेंट है भारत का? 16.6% है। अगर सबसे कम आबादी की बात की जाए, देखो ये तो ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो न्यूनतम में नहीं गिनी जाती। ठीक है, ये न्यूनतम में वहाँ गिनी जाती है, वहाँ भले ही एक हो लेकिन हो तो सही, तो सबसे कम उसको माना जाएगा। तो सबसे कम आबादी है मिजोरम में एससी की। कहाँ है? मिजोरम में। ठीक है, जबकि ज़ीरो कहाँ है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान। न्यूनतम एससी आबादी कहाँ है? मिजोरम में। ये आबादी के हिसाब से भी न्यूनतम कहाँ है? मिजोरम में। और परसेंटेज वाइज के हिसाब से देखा जाए वो भी सबसे कम कहाँ है? मिजोरम में ही। ठीक है, टोटल एससी आबादी न्यूनतम कहाँ है? मिजोरम में। लेकिन परसेंटेज वाइज के हिसाब से देखा जाए तब भी मिजोरम में। जबकि सर्वाधिक के मामले में मामला अलग अलग था। आबादी के मामले में सर्वाधिक एससी उत्तर प्रदेश में है, जबकि परसेंट वाइज पंजाब में है। जबकि यहाँ पर दोनों में मामला सेम है, चाहे बात आबादी की हो चाहे बात परसेंटेज की हो, दोनों में ही स्टेट कौन सा है? मिजोरम। भारत में कुल एससी कितनी है? 16.6%। कितनी है? 16.6%। एक टर्म होता है महान विभाजक वर्ष। ठीक है, ग्रेट डिविडेंड ईयर कहते हैं इसको अंग्रेजी में ना, ग्रेट डिविडेंड ऐसे कुछ करके कहा जाता है ईयर। अब अंग्रेजी में हम वैसे ही हैं, काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक साहब, तो हमें ज़्यादा आइडिया है नहीं, इसको तक थोड़ा सा हल्का हल्का यही कहते होंगे। तो क्या होता है महान विभाजक वर्ष? इसका मतलब ये होता है कि जनसंख्या बढ़ने की जगह घट गई। ठीक है, प्लस होने की जगह माइनस हो गई। पहले जिस हिसाब से बढ़ती थी उसके हिसाब से बढ़ना तो छोड़ो, घट और गई। क्यों घट गई? अकाल पड़ गया साहब, अकाल। एक तो कारण रहा अकाल का। एक ये रहा कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो युद्ध में सैनिक मारे गए और इस वजह से जनसंख्या में गिरावट दर्ज कर दी गई। तो कब की कहानी है ये? 1921 की। इसका मतलब है महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 को। किसे कहा जाता है? 1921 को। इसमें से देखो ज़्यादातर लोगों को सेंसस पहले से पढ़ चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पढ़ी तो होगी। हम तो बस आपको एक बढ़िया सा क्विक रिवीजन करा रहे हैं, और बहुत धीरे धीरे, ताकि आप आराम से चीज़ें रट सको। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड स्लो चल रही है तो भैया 1.5x पे देख लो, 2x पे देख लो। आपकी सरकार है, आपके हाथ के पास सब कुछ है। हाथ की उंगलियों से आप कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं? मतलब कुछ भी कर सकते हो साहब। तुरंत लगाना 1.5 की स्पीड से ढाँ से कर देना। महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 को।
क्यों कहा जाता है इसको? काहे कि जनसंख्या में गिरावट आ गई। ठीक है, बच्चे अच्छे पैदा करने की तो कहानी जो है छोड़ो, जो बच्चे बच्चे पैदा करने के लिए इंसान थे वही बेचारे चले गए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, अकाल पड़ गया। इस चक्कर में 1921 को कहा जाता है महान विभाजक वर्ष। कितनी ऋणात्मक वृद्धि हुई थी? देखो, ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, ठीक है, यानी गिरावट -0.31% की। ठीक है, -0.31% की गिरावट दर्ज की गई थी 1921 में। तो 1911 से लेकर 1921 के बीच में जब जनगणना हुई, 10 की होती है ना, हर 10 साल बाद होती है, तो 11 में हुई थी, उसके बाद हुई 21 में हुई। 1921 में तो देखा ये लौजिका हुआ, ये हम तो और कम हो गए पहले से। ऐसा तुम्हारे स्कोर के संग होता होगा। आरओ का तुम जब मॉक टेस्ट पूरा लगाते होगे तो तुम सोचते होगे कि पॉजिटिव वृद्धि करके लाएंगे, तो अगले टेस्ट में देखते हो अरे झुका हुआ, हमारा तो महान विभाजक स्कोर आ गया। लो साहब, महान विभाजक स्कोर आ गया, इसका मतलब नेगेटिव हो गया, ऋणात्मक वृद्धि हो गई। पिछली बार मॉक टेस्ट जो तो 200 में से 135 आए थे, इस बार दिया तो 200 में से 118 ही रह गए। ये तो महान विभाजक स्कोर आ गया तुम्हारा। ऐसा हो जाता है साहब, तो जनसंख्या में भी हो गया। 1921 को इसीलिए महान विभाजक वर्ष कहते हैं। 0.31% की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। ऐसे ही एक ऋणात्मक वृद्धि 2011 में भी दर्ज की गई है एक स्टेट में, और वो स्टेट है नागालैंड। नागालैंड में ऐसा हुआ कि जो है जी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने की जगह घटा बैठे, और कितनी घटा बैठे? -0.6%। ठीक है, कितनी घटा बैठे? -0.6%। तो देखा जाए कि ऐसे भी सवाल आ सकता है ना कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम वृद्धि हुई? तो भैया वृद्धि तो जो नेगेटिव है, सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में कौन हुआ? नागालैंड। कितने परसेंट के हिसाब से? -0.6%। ठीक है, जबकि विभाजक वर्ष में कितनी थी ऋणात्मक? -0.31%। ठीक है, किस वर्ष को कहा जाता है महान विभाजक वर्ष? ये कहा जाता है, किसको कहा जाता है? 1921 को। ठीक है, किसको कहा जाता है? 1921 को। अब देखो बात करते हैं हम साक्षरता की, लिटरेसी। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी लिखी, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ कैसे पता चलेगा? साक्षरता दर से। तो कितनों के हिसाब से साक्षरता नापी जाती है दोस्तों? देखो, अगर 7 साल का कोई बच्चा है, मिनिमम जो नापी जाती है वो 7 साल पे नापी जाती है ना। ये भी तो पता होना चाहिए कि सिर्फ आंकड़े थोड़ी पता होना चाहिए, थोड़ी सी अंदरूनी जानकारी भी ले लेते हैं। तो 7 साल का हिसाब किताब होगा या इससे ऊपर का हिसाब किताब होगा, तो वो व्यक्ति जो 7 साल या उससे ऊपर का है, तो या तो वो किसी भाषा को समझ सके, पढ़ सके और लिख सके, तब उस व्यक्ति को माना जाता है कि हाँ तुम साक्षर हो। ठीक है, यानी 7 साल से ऊपर के लोग या तो मतलब या तो किसी, या तो नहीं, ये तीनों चीज़ें, या तो भाषा मतलब भाषा को समझ भी सकें, पढ़ भी सकें और लिख भी सकें, तो वो माने जाएंगे साक्षर। कितनी एज होनी चाहिए? कम से कम 7 साल। अब साक्षरता के मामले में देखा जाए तो कौन से राज्यों ने कितना झंडा गाड़ा और कौन से राज्य अभी झंडा गाड़ने से बहुत दूर हैं, वो सब समझते हैं साहब। तो ये साउथ इंडिया का केरल है, धुआं मचाए है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य। ये देखो 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, अब 2021 में तो जनगणना हुई नहीं, अब तो थोड़े से आंकड़े हल्के हल्के बदल गए होंगे, जाहिर सी बात है। तो करंट अफेयर्स में आपने सुना भी होगा कि नव भारत उल्लास कार्यक्रम के तहत एक उल्लास कार्यक्रम चलता है। नव भारत उल्लास कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर बनने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? मिजोरम। ये आपने करंट अफेयर्स में भी देखा होगा। दूसरा राज्य कौन बन गया? गोवा। ये चीज़ नव भारत उल्लास कार्यक्रम के तहत करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई है। लेकिन ये जो आंकड़े पढ़ रहे हैं अपन, पढ़ रहे हैं 2011 के, तो 2011 में कहानी में अभी भी केरल नंबर 1 ही दिखाएगा, क्योंकि 2021 में तो वही ही नहीं है। लेकिन वर्तमान सिनेरियो अगर नव भारत उल्लास कार्यक्रम के तहत देखा जाए तो 100% बन चुका है मिजोरम, सबसे पहले बना था, फिर उसके बाद ये 100% में बन गया गोवा नंबर दूसरे पे। तो जैसा क्वेश्चन आए उसी हिसाब से आंसर ठोंक देना। 2011 के हिसाब से पूछा जाए तो ये आंकड़ा सही होगा, वर्तमान में पूछा जाए तो ये मिजोरम गोवा वाला आंकड़ा सही होगा। केरल नंबर 1 पे है 2011 के अनुसार, फिर मिजोरम, फिर गोवा। जबकि मिनिमम हालत में देखी जाए, न्यूनतम तो सबसे देखो बुरी हालत में पढ़ाई लिखाई में है बिहार।
फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर तीसरे पर राजस्थान। ठीक है, कौन है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ये सबसे बुरी कंडीशन में है साक्षरता में, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए वो नव भारत उल्लास कार्यक्रम वाली बात लिख देता हूँ ताकि आपके PDF में रहे। नव भारत उल्लास कार्यक्रम के तहत, ठीक है, कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर राज्य जो बने उनके बारे में ये करंट अफेयर्स में आया है। तो नंबर 1 पे बना है मिजोरम जो 100% रह गया, और दूसरे पे बना है गोवा। अब आपके कलेजे में पूरी ठंडक पड़ गई होगी आनंद के संग। ठीक साहब, साक्षरता की बात करी तो केरल, मिजोरम, गोवा 2011 की जनगणना के अनुसार था। फिलहाल इस कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा सबसे बुरी कंडीशन में पढ़ाई लिखाई में, बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर राजस्थान। ठीक है, फिर हमने अगर यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है? लक्षद्वीप पर। कहाँ है? लक्षद्वीप। लेकिन सबसे कम जन साक्षरता कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता यूटीज़ के मामले में कहाँ है? लक्षद्वीप में। सबसे कम साक्षरता कहाँ है यूटीज़ के मामले में? जम्मू कश्मीर में। जबकि राज्यों के हिसाब से ये केरल, मिजोरम, गोवा और बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। 2-3 बार साथ में बोलोगे, PDF को 2-3 बार, उसके मतलब पहले वीडियो देख लोगे, फिर PDF 2-3 बार देख लोगे, भाई साहब कंठस्थ हो जाएंगी चीज़ें। थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती ही है। सर्वाधिक यूटीज़ के मामले में, यूटीज़ मतलब केंद्र शासित प्रदेश के मामले में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन हैं? लक्षद्वीप में। सबसे ज़्यादा गैर पढ़े लिखे कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब देखो लड़कियों की साक्षरता की भी बात कर लेते हैं। पुरुष साक्षरता से लेके सवाल आते नहीं है, महिला साक्षरता को लेके आ जाते हैं। तो महिला साक्षरता के मामले में भी सेम केरल, मिजोरम, गोवा यहाँ था, सेम केरल, मिजोरम, गोवा यहाँ भी है। कोई टेंशन लेना ही नहीं है, सेम यहाँ है, सेम यहाँ है। न्यूनतम में भी देखो, यहाँ नंबर 1 बिहार यहाँ पे भी था, नंबर 1 पे बिहार यहाँ भी है। बस ये अगर टोटल बात करी जा रही थी तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान था। लेकिन सिर्फ महिलाओं की बात की जाए तो बिहार, राजस्थान और झारखंड है। ठीक है, महिला साक्षरता में बिहार, राजस्थान और झारखंड हो गया न्यूनतम में, जबकि ओवरऑल में कौन था? बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। केरल, मिजोरम, गोवा यहाँ भी सेम है, केरल, मिजोरम, गोवा यहाँ भी सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से बस अलग अलग महिलाओं में ही है। तो महिलाओं में ओवरऑल बात की जा रही है तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। साथ में बोलो, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान ओवरऑल में। लेकिन सिर्फ महिलाओं में बात की जाए तो बिहार, राजस्थान और झारखंड। सिर्फ महिलाओं में बात की जाए तो बिहार, राजस्थान और झारखंड। ठीक है, भारत में जो साक्षरता है वो कितने % है? देखो, एक एक चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है वो, ये तो आपको पूरा ही पता होना चाहिए। साक्षरता का 74.04%। ये टोटल इंडिया की लिटरेसी रेट है। इसको लिटरेसी रेट कहते हैं ना, लिटरेसी रेट इंग्लिश में, साक्षरता दर 74.04%। पुरुषों की कितनी है? 82.14%, जबकि महिलाओं की कितनी है? 65.46%। ये आपको पूरा याद करना है। यहाँ आपको 82 और 65 याद रहेंगे तब वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो 74.04% है ओवरऑल इंडिया की। कितनी है? 74.04%। कितनी है? फिर से 74.04% ओवरऑल। पुरुषों की कितनी है? 82। इतने 82 भी याद हो जाएगा तब भी दिक्कत नहीं है। महिलाओं की कितनी है? 65। ठीक, 82, मतलब ऐसे समझ लो 82 हो गई पुरुषों की। ठीक, कितनी हो गई? पुरुषों की 82, महिलाओं की कितनी हो गई? 65, जबकि ओवरऑल कितनी हो गई? 74.04। ठीक साहब, अपने यहाँ ये यूपी में बढ़िया है, यूपी में सही है। यूपी में ओवरऑल 67 है, मतलब यूपी की बात की जाए यूपी की, तो यूपी में ओवरऑल 67% है। पुरुषों की 77 है, महिलाओं की 57 है। ऐसे 67, 77, 57 ये यूपी की है। ठीक है, तो वो यूपी वाला जब पढ़ेंगे तब अपन समझेंगे। अभी तो अपन इंडिया का ही समझ रहे हैं। बस मैंने लिख दिया ताकि एकदम बात बीच में आ गई तो आ गई तो आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये यूपी की भी हमने लिखी दी। वैसे तो उत्तर प्रदेश की ओवरऑल जो साक्षरता कितनी हो गई? 67। पुरुषों की कितनी है? 77, महिलाओं की कितनी है? 57।
ठीक है, तो ये अपन समझेंगे बाद में आराम से, अभी तो अपन ओवरऑल इंडिया की ही देख रहे हैं। तो भारत में 74.04% इंडिया की, पुरुषों की 82, जबकि महिलाओं की 65। ठीक है, अब अपन रिवाइज कर लें थोड़ा सा, नहीं तो इतनी कहानी हो जाएगी, याद ही नहीं हो पाएगा। ठीक साहब, 2011 की जनगणना के आंकड़े शुरू किए जाते हैं। 15वीं ये जनगणना थी, जबकि आज़ाद भारत की ये 7वीं जनगणना है। शुभंकर क्या है इसका? प्रगणक शिक्षिका। क्या है? शुभंकर क्या है? प्रगणक शिक्षिका। स्वतंत्र भारत की 7वीं, जबकि ओवरऑल 15वीं। आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। शुरुआत कैसे हुई? तो मोय मोय ने 1872 में ये मोय मोय लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू किया गया था। जबकि नियमित जनगणना किसने शुरू करी है? लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। कब से? 1881 से। जिम्मेदारी किसकी है? होम मिनिस्ट्री की, गृह मंत्रालय की। और किसको सौंपी है? महापंजीयक और जनगणना आयुक्त को। कमिश्नर्स की बात की जाए तो 1881 में, 1881 में जब हुई थी तब प्लोडन थे। लोड ही नहीं लिया इनने, तो लोडन। ठीक है, लोड नहीं तो प्लोडन। आज़ाद भारत जब हुआ 1947 में, तो उसके बाद 1951 में पहली जनगणना हुई, तो तब कौन थे? भगवान जी गोपाल स्वामी। फिर 2011 में जो हुई थी आखिरी, उसके थे चंद्रमौली। प्लोडन 81 में, 1881 में। गोपाल स्वामी ये कब थे? आज़ाद भारत के 1951 में। सी चंद्रमौली कब के हैं? 2011 से। ठीक है, आधुनिक विश्व में सबसे पहले व्यवस्थित जनगणना कहाँ हुई? स्वीडन में। कहाँ हुई सर्वप्रथम व्यवस्थित? स्वीडन में। दशकीय जनगणना सबसे पहले कहाँ हुई? अमेरिका में। ठीक है, 10 की जनगणना पहले कहाँ हुई? अमेरिका में। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 2001 में 933 थी, अब 10 बढ़ गई हैं और हो गई हैं 943। जबकि शिशु लिंगानुपात बच्चों का 2001 में 927 था, अब 9 घट गया है, अब हो गया 918। ठीक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ये कट्टा, ऐसे अपन ने याद किया था कट्टा, तो ये सर्वाधिक जो वो है लिंगानुपात, वो 1084 केरल का है। उसके बाद कट्टा के हिसाब से केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। न्यूनतम कहाँ पर है? हरियाणा में 879। कितना है? 879 के साथ हरियाणा। ओवरऑल की बात की जाए तो दमन किया गया लड़कियों का खूब, इसलिए दमनदीप में 618 दमनदीप। नगरीकृत राज्य की बात की जाए तो भारत में कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है? 31.2%। सबसे ज़्यादा कौन है नगरीकृत? गोवा, तभी तो जाते हो गोवा पे धुआं मचाने। सबसे कम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। यूटीज़ में सबसे नगरीकृत राज्य कौन सा है? दिल्ली। सबसे ज़्यादा गोवा नगरीकृत, सबसे कम नगरीकृत हिमाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा नगरीकृत यूटीज़ के मामले में दिल्ली। भाई राजधानी है ना, तो दिल्ली तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत होना ही चाहिए। 10 लाख आबादी से ज़्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश के शहर कितने हैं? उत्तर प्रदेश के हैं और यूपी के, तो 7 शहर हैं। आँख का काना पागल लड़का गम के मारे बहरा हो गया। आगरा, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, बनारस। कंडक्टर की भाषा में बोला जाए तो आगरा, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, बनारस है ना। तो ये मैं हर काम कर सकता हूँ, नौकरी नहीं लगती तो कंडक्टर ही कर लेता मैं, है कि नहीं? मतलब कुछ भी कर लो, क्या दिक्कत है? आगरा, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, बनारस। आँख का काना पागल लड़का गम के मारे बहरा हो गया। यूपी में सर्वाधिक मलिन बस्ती स्लम एरिया कहाँ है? मेरठ, आगरा, कानपुर। मर गया आगरा काना, है कि नहीं? तो ये मर गया आँख का काना, मर गया आँख का काना हो गई ना, तो मेरठ, आगरा, कानपुर। एससीज के मामले में बात की जाए तो टोटल इंडिया में एससीज हैं 16.6%। ये लिखा भी हमने, ये लिखा है ना। सबसे ज़्यादा आबादी एससीज की उत्तर प्रदेश में है, लेकिन परसेंट वाइज पंजाब में है। ऐसे स्टेट जहाँ 0 एससी है तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। कौन कौन है? यहाँ लिखूँ अलग से? नागालैंड लिख देता हूँ तो ज़्यादा दिमाग में आती होगी। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ठीक है, परसेंट वाइज सबसे ज़्यादा पंजाब में, जबकि आबादी में सबसे ज़्यादा यूपी में। सबसे कम की बात की जाए तो आबादी हो चाहे परसेंट हो, दोनों जगह मिजोरम का झंडा एकदम, ठीक है, मिजोरम ही मिजोरम है न्यूनतम में, चाहे आबादी हो चाहे परसेंटेज वाइज हो। कुल एससीज कितनी है? 16.6%। महान विभाजक वर्ष 1921 में पड़ गया अकाल, प्रथम विश्व युद्ध के मारे लोग मर गए, इस चक्कर में ये -0.31% की ऋणात्मक वृद्धि के साथ जनसंख्या में गिरावट दर्ज, इसलिए इसको कहते हैं ग्रेट डिविडेंड ईयर, महान विभाजक वर्ष। 2011 की बात की जाए तो एक ऐसा स्टेट हुआ जहां पर ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, वो है नागालैंड, -0.6%। कितनी? -0.6%।
जबकि महान विभाजक वर्ष में 1921 में -0.31%। साक्षरता कैसे नापते हैं कि 7 वर्ष से या उससे ऊपर का कोई व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ सके, पढ़ सके और लिख भी सके, ठीक है, तो वो हो जाता है साक्षर। कितनी एज होनी चाहिए? कम से कम 7 साल। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे केरल, मिजोरम, गोवा, ठीक है, ठीक, केरल, मिजोरम, गोवा। जबकि नव भारत का ये 2011 की जनगणना के अनुसार है केरल, मिजोरम, गोवा, ठीक है। तो ये नव भारत उल्लास कार्यक्रम के तहत बात की जाए तो 100% साक्षर राज्य भी हाल ही में कौन बन गए? नंबर 1 पे बना था मिजोरम सबसे पहले, फिर उसके बाद गोवा दूसरे पे बन गया। ओवरऑल साक्षरता की बात की जाए तो सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य हो गया बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर राजस्थान। बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। यूटीज़ के मामले में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन सा है? लक्षद्वीप। और सबसे कम पढ़ा लिखा कौन है? जम्मू कश्मीर। महिला साक्षरता की बात की जाए तो सेम यहाँ पर भी केरल, मिजोरम, गोवा था और यहाँ पर भी केरल, मिजोरम, गोवा ही है। न्यूनतम की बात की जाए तो यहाँ भी नंबर 1 पे बिहार था, यहाँ भी नंबर 1 पे बिहार है, लेकिन ओवरऑल में बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान था। जबकि महिलाओं में बिहार, राजस्थान और झारखंड है। महिलाओं में कौन है? बिहार, राजस्थान और झारखंड। भारत में साक्षरता कितनी है? 74.04%। पुरुषों की 82, जबकि महिलाओं की साक्षरता 65 है। और यूपी की बात की जाए तो यूपी में साक्षरता है 67%, पुरुषों की 77% और महिलाओं की 57%, ठीक है। ये यूपी की भी मैंने बात साथ में बताई दी थी। तो अभी दोस्तों इस वाले पार्ट में इतना ही रखते हैं, कल फिर आ जाएंगे, यहाँ से कहानी शुरू कर देंगे साहब, ठीक है। हंसते रहो, पढ़ते रहो, गीत गुनगुनाते रहो, स्माइल के साथ चीज़ें होनी चाहिए। ओके, अभी नहीं, शुक्रिया नहीं, एक कमेंट में आंसर बता के जाओ, धुआं मचा के जाओ, ठीक है। अच्छा बताओ, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी, ठीक है। इसी संविधान संशोधन के तहत ही केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनका प्रतिनिधित्व घटाकर 25 से 20 कर दिया गया था लोकसभा में। कौन से संविधान संशोधन के तहत ये पूरी कहानी की गई थी? कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। इसके बाद जाओ हंसते मुस्कुराते हुए। शुक्रिया।